नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, और इसलिए आप उस खबर के मास्टर होके निकलते हैं जब आप यहां से क्लास खत्म करके निकलते हैं। आज कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा पहले आपको वो बताता हूं। पीएम मोदी की वो प्रतिज्ञा, रामलला का सूर्य से तिलक करके ही मानूंगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करने वाले हैं। राम मंदिर बनेगा, रामलला होंगे, लेकिन सूर्य से तिलक कैसे करने वाले हैं पीएम मोदी, आज इसके बारे में बताऊंगा। चांदनी रात का ताजमहल वर्सेस राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। क्यों खोलूंगा अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाए। फिर बताऊंगा कि मंदिरों पर टैक्स पेयर का पैसा उड़ा रहे हैं क्या पीएम मोदी, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, तो इसका सच भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा भारत के खिलाफ वो हथियार जो चीन को किसी और ने नहीं, हमारे अपने जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वो हथियार जिसका इस्तेमाल आज तक चीन भारत के खिलाफ कर रहा है, वो हथियार कौन सा था जो नेहरू जी ने चीन को दिया, आज उसके बारे में बताऊं। चीन कब्जा कर रहा था और नेहरू उसे चावल खिला रहे थे, आज जरा उसका चैप्टर भी आपके सामने आएगा। फिर क्या ज्यादा पानी पीने से मौत भी हो सकती है, क्योंकि आजकल सब कहते हैं और पानी पियो और पानी पियो, स्किन चमकेगी। अरे बॉस, कहीं आप ही ना चमक के ऊपर चले जाएं। ज्यादा पानी पीने से मौत होती है क्या? सबको पानी पिला देने वाला पानी पीकर कैसे मर गया, कौन था वो, जिसका चैप्टर आज खोल रहा हूं, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन करेंगे, फिर पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला जो हो रहा था उसके तहत 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये लो नौकरी। रोजगार मेले के तहत अगले साल तक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के और युद्ध के बीच दुनिया भर के युवाओं के सामने नए अवसरों का संकट। ऐसे हालात में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत आज सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया। अब एक्सपर्ट्स भरोसा जता रहे हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बन जाएगा। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में जो मसाज मिल रही थी, उस मामले में आज बीजेपी ने एक और आरोप लगा दिया। बीजेपी दावा कर रही है कि तिहाड़ में सत्येंद्र जैन की जो मसाज चल रही थी, वो मसाज जो व्यक्ति कर रहा है, फोटो में दिख रहा है, उसका नाम रिंकू है, और रिंकू रेप के मामले में जेल में बंद है। उस पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, आईपीसी की गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि सत्येंद्र जैन का बचाव क्यों कर रहे हो? आप तो कह रहे थे फिजियोथेरेपी चल रही है, रेपिस्ट कौन सा फिजियोथेरेपी कर रहा है भाई, ये बीजेपी पूछ रही है। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सेना पीओके पर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है। सरकार जैसा निर्देश देगी उस हिसाब से एक्शन ले लिया जाएगा। अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान पीओके में अत्याचार कर रहा है, इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के विकास का लक्ष्य पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान को हासिल करने से ही पूरा होगा। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई। रोहिणी की एफएसएल जो वहां पर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी होगी। इसके बाद तस्वीर कुछ साफ हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान कहा जा रहा है कि आफ्ताब ने कहा कि उस पर लगे आरोप पूरी तरह से सही नहीं है। उसने कहा जो हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब गुस्से में हो गया। सऊदी अरब सरकार ने पिछले 10 दिनों में 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई। 10 दिन में 12 लोग। मौत की सजा देने के लिए कई लोगों के सिर काट दिए गए। हैरानी की बात यह है कि कई लोगों का सिर तलवार से भी काटा गया। इन सभी लोगों के खिलाफ ड्रग्स और नशे से संबंधित मुकदमे चल रहे हैं। जिन लोगों को सजाए मौत दी गई उनमें 9 लोग प्रवासी नागरिक, 3 पाकिस्तानी थे, 4 सीरिया के थे, 2 जॉर्डन के थे। जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई उनमें 3 सऊदी अरब के ही नागरिक थे। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक मैच में आज सऊदी अरब ने बड़ा उलटफेर करते हुए अर्जेंटीना की मजबूत टीम को हरा दिया। सऊदी अरब ने 2 गोल किए, जबकि मेसी की टीम अर्जेंटीना सिर्फ 1 गोल कर। मैच के पहले हाफ तक अर्जेंटीना की टीम 1-0 से आगे चल रही थी। दूसरे हाफ में सऊदी अरब की टीम ने शानदार खेल दिखाया और 2 गोल दाग दिए।
वर्ल्ड कप के इतिहास में यह सऊदी अरब की सिर्फ तीसरी जीत है। हार के बाद अर्जेंटीना के लिए आगे की राह मुश्किल हो गई। तो यह हो गया दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें पीएम मोदी की उस प्रतिज्ञा का चैप्टर जिसमें उन्होंने शपथ ली है कि राम लला का सूर्य तिलक करूंगा। कैसे करेंगे, और इसको लेकर कुछ लोग जो छाती पीट रहे हैं, जरा आज उनकी क्लास भी लगाऊं। हमारे यहां क्या है ना कि कुछ लोगों को आदत सी हो गई, जब भी मंदिरों की बात आएगी ना, मंदिर की, जब भी हिंदू संस्कृति की बात आएगी, सनातनी मान्यताओं की बात आएगी, तो विरोध करेंगे ही करेंगे। दिक्कत है इनको, प्रॉब्लम पता नहीं कहां से आती है, लेकिन आती है। और इन लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि पीएम मोदी हिंदू आस्था से जुड़ी चीजों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। अच्छा, ये लोग ट्राई भी करते हैं कि इनकी तरह हम भी कर दें, लेकिन वो ईमानदारी दिखती नहीं है पब्लिक को, इसलिए वो चल नहीं पाता। इनकी तकलीफ का नया चैप्टर भी शुरू हो गया, और यह नई तकलीफ अब इस बात को लेकर है कि अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, उससे जुड़े एक प्रोजेक्ट पर देश के कुछ साइंटिस्ट क्यों काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट रामलला के सूर्य तिलक से जुड़ा हुआ है। अभी सूर्य तिलक क्या होता है, सूर्य तिलक कैसे होता है, पीएम मोदी सूर्य तिलक क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सब बताऊंगा। लेकिन अभी इतना है कि एक प्रोजेक्ट रामलला का मंदिर बन रहा है, उसमें रामलला का सूर्य तिलक होना है। उसको लेकर साइंटिस्ट क्यों लगाए गए हैं, इस पर कुछ लोग छाती पीट रहे हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जब 2023 में पूरा हो जाए और 2024 की जो रामनवमी आएगी, तो 2024 की रामनवमी में रामलला का अभिषेक सूर्य की किरणों अपने आप में भव्य और दिव्य होगा। और ये कैसा दिखेगा वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले समझिए हो क्या रहा है, सियासत क्या हो रही है। रामलला की मूर्ति पर सूर्य की किरणें पड़े, इसके लिए रामनवमी का दिन क्यों चुना गया, पहले यह समझ लीजिए। क्योंकि रामनवमी की शुरुआत सूर्य को जल अर्पित करने के साथ होती है। भगवान राम भी सूर्यवंशी थे। मान्यता है कि वो रोजाना सूर्य की आराधना करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा, और उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र दिया था, जिसके बाद भगवान राम ने सूर्य देव की आराधना की, रावण पर विजय प्राप्त की। इस वजह से भी रामनवमी पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। राम मंदिर के चिन्ह पर भी आप देखेंगे सूर्य बना हुआ है, तो इसलिए रामनवमी की डेट चुनी गई। रामलला का सूर्य की किरणों से अभिषेक हो, इसको लेकर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसका विरोध कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी के लोग कर रहे हैं, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा अगर आपको पता हो कि जय श्री राम सुनकर किसको दिक्कत होती थी। लेकिन अभी मैं तो आगे बताऊंगा ही। इस पर हुआ क्या कि CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यह संस्था काम कर रही है, सरकारी संस्था है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब यहां से कुछ लोगों को टेंशन शुरू। अब वो कुछ लोग कौन है, मैंने बोला ना, जिनको जय श्री राम सुनकर दिक्कत आती थी। उनमें से एक आदमी का नाम या एक महिला का नाम बता देता हूं, महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। वहां ममता बनर्जी जय श्री राम सुन के भड़क जाती थी बंगाल में, आपको याद होगा, वीडियोस कई आए थे। अब ये राम मंदिर में जो हो रहा है उसको लेके महुआ मोइत्रा परेशान है। राम मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़े CSIR के एक ट्वीट को महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में यह दावा किया कि एक सीनियर साइंटिस्ट ने उन्हें बताया, कौन ये, क्या ये नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा कि एक सीनियर साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि वो भारतीय साइंटिस्ट समुदाय का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं। काहे भाई? क्योंकि महुआ मोइत्रा के मुताबिक वो साइंटिस्ट कह रहा है कि CSIR दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्था है। तो महुआ मोइत्रा लिख रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, यह शर्मनाक है, नई गिरावट। तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को दिक्कत हो रही है कि CSIR के साइंटिस्ट एक तो क्यों लगाए गए हैं रामलला के सूर्य तिलक के काम में, कैसे इसको करना है, और दूसरा कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये दो बातें पकड़ कर रखिएगा, अभी दोनों पे जवाब दूंगा कि क्या इसकी सच्चाई है। लेकिन पहली बात तो CSIR के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। पहली उनकी दिक्कत क्या है कि भाई CSIR को लगा दिया, वैज्ञानिकों को लगा दिया। अब ये जो CSIR है, जो सरकारी संस्था है, रिसर्च में लगी रहती है,
इसमें करीब 3,500 साइंटिस्ट काम करते हैं। 3,500 साइंटिस्ट और 4,000 टेक्निकल सपोर्ट है, टीएस। तो कुल मिलाइए तो 7,500 लोग हैं। अब इसमें से गिन के कुछ लोग सूर्य तिलक के लिए, कैसे सूर्य तिलक होगा रामलला का, उस काम के लिए लगाए गए और उसको ऐसा बना दिया ये लोग क्यों, जैसे सारे 7,500 लोग सीएसआईआर के लग गए हो, सब काम छोड़ दिया, तुम भी बंद करो, तुम भी बंद करो, हम चलेंगे रामलला के लिए काम करेंगे। तो बॉस, ये 7,500 का स्टाफ है, 3,500 साइंटिस्ट में से मात्र कुछ लगाए गए। क्यों लगाए गए हैं, यही क्यों लगाए गए हैं अभी आगे बताऊंगा, एक एक क्लैरिटी दूंगा। दूसरी बात कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ सीएसआईआर अकेली नहीं है, ये तो एक संस्था है जो लगी। इसके अलावा जो दूसरी संस्था इसमें काम कर रही है, CBRI रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह रुड़की की संस्था है, इसको भी लगाया गया है, CBRI को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, यह है बेंगलुरु में, इसको भी लगाया गया है कि आप भी इसमें काम कीजिए। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, इसको भी लगाया गया है, पुणे की संस्था को। 4 संस्थाएं काम कर रही हैं, तो सिर्फ अकेले सीएसआईआर नहीं है मैडम। अब तीसरी बात, इसमें वैज्ञानिक इसलिए भी लगे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग चैलेंज है। तो इसमें चैलेंज क्या क्या है पहले सुनिए। भाई ऐसे थोड़ी है कि काम करो, तुम लोग साइंटिस्ट लोग खाली बैठे हो, चलो जाओ रामलला के मंदिर में काम करो, ऐसा नहीं है भाई। इनकी जरूरत है इसलिए हो रहा है। चैलेंज क्या क्या है? इंजीनियरिंग का चैलेंज है पहला, इसलिए सीएसआईआर और वगैरह वगैरह लगाए गए। दूसरा, खगोलीय चुनौतियां हैं, और अभी सब बताऊंगा ये चुनौतियां क्या हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझिए कि ये चुनौती क्यों आ रही है और क्या वजह है इनको लगाने की। ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या है कि सूर्य की पोजीशन पर निर्भर करना होगा। अभी जब आपको सूर्य तिलक कैसे होगा रामलला का, इसके विजुअल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहा हूं। तो मतलब जो हम तिलक लगाते हैं ना, वो सूर्य की किरणों से तिलक लगेगा। देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा कि रामलला जो इतने दिन टेंट में रहे, जो बंद रहे, अब उनका भव्य मंदिर बनेगा, तो रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें आके उनका तिलक करेंगी। लेकिन इतना आसान नहीं है भाई। सूर्य की पोजीशन पे जब वो आसमान में कहां पर एग्जैक्टली सूर्य होगा यह भी देखना होगा। एक बार निर्धारित दिन के वक्त सूर्य की पोजीशन पता चल जाएगी, उसके बाद उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने मंदिर निर्माण की जगह का दौरा किया है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों को एक प्रेजेंटेशन दी है कि यह कैसे करना है। अब समझ आ रहा है आपको कि क्यों साइंटिस्ट लगाए गए हैं। हवा में होने वाली चीज नहीं है ये, इसलिए लगाए गए हैं। लेकिन अब पहले यह समझिए कि क्यों इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी प्रतिष्ठित संस्थाओं और इतने वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ गई। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। ठीक रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरणें पड़नी है जिससे तिलक होगा। अब रामनवमी के दिन सूर्य की स्थिति क्या रहेगी? ठीक 12 बजे सूर्य आसमान में 1-1 डिग्री चेक करना होगा कि कहां पर रहेगा। उसकी किरणें कैसे गर्भगृह पर पड़ेंगी, जो आप देख रहे हैं ये इधर से सूरज की किरण आ रही है, ये कैसे गर्भगृह पर पड़ेगी, कैसे सूर्य की किरणें मूर्ति के माथे पर ही पड़े, इसका कैलकुलेशन करना होगा। और ये वैज्ञानिक कर सकते हैं, और उसमें भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए सीएसआईआर को लगाया गया। और उसमें इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि रामलला के माथे पे बताइए तिलक करने के लिए साइंटिस्ट देश का लगा दिए, पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी सब बताऊंगा पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब किसी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मूर्ति पर सूर्य की रोशनी पहुंचे। भारत में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनमें वास्तुकला और एस्ट्रोफिजिक्स की मदद से इस तरह की अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसे मंदिरों के बारे में थोड़ा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज के आधुनिक युग में इस तकनीक को खोजना और उसका इस्तेमाल करना विज्ञान के लिए बहुत कठिन और चुनौती भरा काम।
टेक्निक क्या होगी, जरा इसको सामान्य शब्दों में समझिए। आपके भी घर किसी हिस्से में धूप आती है, किसी हिस्से में धूप नहीं आती, लेकिन इस तकनीक की मदद से उस सूक्ष्म हिस्से तक सूर्य की रोशनी पहुंचाई जाएगी। इसमें सबसे पहले सूर्य की रोशनी मंदिर के एक हिस्से में लगे शीशे पर आएगी। इसके बाद इस सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन रामलला के मस्तक पर पड़ेगा, यहां सिर पर। ये सुनने में तो लग रहा है कि अरे क्या है, एक आईना रख दिए, हो गया, उधर से आया, ठग से गया, इधर हो गया। इतना सुनने में ही आसान है, करने में नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके पीछे बहुत सटीक और प्राचीन विज्ञान है। इसमें सबसे खास बात यह है कि उस समय सूर्य किस दिशा में और किस एंगल पर होगा, इसके अलावा सूर्य की पोजीशन का आकलन करना होगा ताकि ठीक दोपहर के 12 बजे मूर्ति के मस्तक पर सूर्य की किरण पहुंच सके। अब आप कहेंगे इसमें चैलेंज क्या आ रहा है बॉस, समझ में नहीं आ रहा। चैलेंज यह है बॉस कि चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर दोनों की गणना करनी पड़ती है। क्या है, सौर कैलेंडर में सूर्य की एक एक डिग्री की मूवमेंट की गणना की जाती है। कहां, ये सौर कैलेंडर में। आप तो अपना घर वाला कैलेंडर देखते हैं, जनवरी गया फरवरी ले आए, पलटे हो गया। सौर कैलेंडर 365 दिन और 5 से 6 घंटे के दिनों के मौसमी वर्ष पर आधारित डेटिंग प्रणाली। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इतने दिन और समय ही लगता है, 365 दिन। यह सौर कैलेंडर के हिसाब से ही। लेकिन सौर कैलेंडर में दिनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, जिसे सौर मास कहते हैं, जिसमें कभी महीना 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है, कभी 30 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है। जबकि भारत में परंपरागत रूप से चंद्र कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। आप में से कईयों को पता ही नहीं होगा कि चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर भी होता है। चंद्र कैलेंडर में क्या है, 15-15 दिन को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्र कैलेंडर में महीनों के नाम आपने सुने होंगे, चैत्र सुने होंगे, वैशाख सुने होंगे, ज्येष्ठ जिसे जेठ भी कहते हैं, नहीं सुने हैं कि बहुत जेठ की बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, जेठ की गर्मी। इसके अलावा श्रावण जिसे सावन भी कहते हैं, ये सब चंद्र कैलेंडर के महीने। चंद्र कैलेंडर में 355 दिन होते हैं। सूर्य का जो कैलेंडर है उसमें 365 दिन होते हैं। दोनों का फर्क ये है। ऐसे में वैज्ञानिकों को इन दो कैलेंडर के आधार पर सूर्य की सटीक कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। इसी कैलकुलेशन के आधार पर मिरर यानी शीशों की पोजीशन सेट करनी होगी। हालांकि चंद्र कैलेंडर के अनुसार सूर्य की 19 वर्ष की साइकिल होती है और 20वें साल में जाकर स्थिति में बदलाव होता है। हर वर्ष मिरर की पोजीशन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और 20वें साल में जाकर मिरर उसी पोजीशन में आ जाता है जहां वो 19 साल पहले रखा गया। पूरा साइंस है बॉस। और सुनिए, इस सब के बीच वैज्ञानिकों को सूर्य की गति के साथ साथ पृथ्वी के घूमने की गति और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने में लगने वाले समय को भी देखना होगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ अगर आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया सूरज, मान लीजिए ये सूरज है और यहां पे पृथ्वी है, ठीक है, ये आप पृथ्वी देख रहे हैं। अब सूरज से पृथ्वी पर सूरज की किरण जो आ रही है, ये जो किरण यहां पृथ्वी पर पहुंच रही है, इसमें समय लगता है किरण को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। यहां से सूरज से किरण निकली 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। आपको तो लगा सूरज निकला घप से मेरे घर में रोशनी आई, भैया 8 मिनट 20 सेकंड चला जाता है उतनी देर में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है। अच्छा, पृथ्वी जो अपनी धुरी पर ऐसे गोल 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 नाच रही है, इसकी जो धुरी पर घूम रही है उसकी रफ्तार है 1670 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 1670 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है अपनी धुरी पर। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है ऐसे, इसकी जो गति है वो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और हर 4 मिनट में 1 डिग्री टर्न कर जाती है। ये इसलिए बता रहा हूं, दिमाग में थोड़ा घप घप हो रहा होगा, क्या बता रहा, आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग तुम्हारे मैथ्स में फेल हो जाते हैं, लेकिन ये आपको इसलिए समझ में बता रहा हूं कि समझ में आए कि कितना टेक्निकल है
क्यों वैज्ञानिकों को लगाना पड़ा? राम मंदिर के गर्भगृह तक सूर्य की किरणें कैसे पहुंचेंगी, कैसे भगवान राम का सूर्य तिलक होगा, इसको आपको एक तस्वीर से दिखाता हूं, आपको समझ में आए ये कितना भव्य होगा। गुजरात के गांधीनगर में के कोबा में गुरु मंदिर जैन तीर्थ में भगवान महावीर की मूर्ति लगी हुई है। दावा है कि मूर्ति के मस्तक पर हर साल 22 मई को दोपहर 2:07 पर सूर्य की किरणें इस तरह से पड़ती हैं, जैसा अभी आपको दिख रहा है। ऐसा ही रामलला का सूर्य तिलक होना है रामनवमी के दिन। जैसे सूर्य खुद मूर्ति का तिलक कर रहा हो, नहीं लग रहा है? देखिए कैसे सूर्य की रोशनी एकदम तिलक वाले जगह पे। टाइम सेट है 2:07, 22 मई। यह वीडियो इंटरनेट पर मौजूद भी, आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे सूर्य की किरणें मूर्ति के मस्तक पर उतनी ही जगह पर पड़ रही हैं जहां तिलक लगा है या तिलक लगता है। यह नहीं कि आंख पे आ गए, कभी इधर आ गए, सिर पे, नहीं, उतनी ही जगह। ऐसा दावा है कि साल 1987 से ऐसा हर साल होता है, हर साल। यह जैन मंदिर है, गुजरात में है, महावीर जी की मूर्ति है और उस पर सूर्य तिलक हो रहा है। ऐसा ही सूर्य तिलक राम मंदिर में रामलला का हो, इसके लिए तैयारी की जा रही। नरेंद्र मोदी ने कहा यह सूर्य तिलक हो रहा है और इसके लिए वैज्ञानिक लगाएगा। अब आपको उस मंदिर के वास्तुकला के बारे में बताता हूं, जो इस तकनीक का सबसे सटीक उदाहरण। अहमदाबाद से मतलब 100 किलोमीटर दूर चले जाइएगा तो मोढेरा का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। 1200 साल पुराना यह मंदिर मारू गुर्जर शैली में बना। इतना पुराना मंदिर होने के बावजूद इसका निर्माण इस तरह से किया गया कि 21 जून को सूर्य की पहली किरणें नृत्य मंडप से होते हुए गर्भगृह तक जाती। इतना दिमाग लगाकर इसको बनाया गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे पहली किरण जो है वो नृत्य मंडप पे पड़ती और फिर आगे जाती। तो पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया। महुआ मोइत्रा की 2 दिक्कतें थी टीएमसी सांसद की। एक, साइंटिस्ट को क्यों लगाए, अब आपको समझ में आया साइंटिस्ट को क्यों लगाए। दूसरा कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर। अब जरा उस पर भी आपको बता देता हूं। क्या है ना, जब भी मंदिर की बात कीजिए, इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों पर टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मंदिरों का ही पैसा कई बार मंदिरों में लगता है, क्योंकि मंदिरों से सरकार की आय होती है। कई मंदिरों से ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरह के टैक्स वसूले जाते हैं। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण। आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट के मुताबिक, यह आंध्र प्रदेश का बता रहा हूं, मंदिरों से पैसा लिया जाता है और यहां मंदिर पर जरा सा पैसा खर्च हो जाए तो लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है। यहां क्या है, जिन मंदिरों की आय 5 लाख सालाना से ज्यादा है प्लस, उन्हें अपनी कमाई का 21.5% देना पड़ता है। एंडोमेंट डिपार्टमेंट को देना होता है 21%, 5 लाख से ज्यादा है तो मतलब करीब करीब मान के चलिए कि 1 लाख रुपया तो दे देते हैं अगर 5 लाख दिए। ये एंडोमेंट विभाग जो है वो मंदिरों को जो आते हैं राज्य के अंदर उनको देखता है। इसी तरह तमिलनाडु का उदाहरण, तमिलनाडु TN, यहां मंदिरों को मिलने वाले दान को मंदिर के बैंक अकाउंट में जमा कराया जाता है। इसमें से 14%, यहां 21% है, यहां तमिलनाडु में 14%, यह रकम प्रशासनिक फीस के तौर पर सरकार लेती है। तो बॉस, जिन लोगों को लगता है कि टैक्स पेयर का पैसा मंदिरों पे लग रहा है, मंदिर खुद अपना टैक्स भर रहे हैं भाई। मंदिरों की जितनी कमाई होती है उस पर टैक्स भी लगता है, जिससे सरकार को कमाई होती है। आंध्र प्रदेश का अगर आप देखेंगे, तिरुपति मंदिर है, तिरुपति मंदिर, इसकी आय जो है वो 1300 करोड़ रुपए सालाना है। सालाना 10% भी अगर ये दे देंगे ना तो 130 करोड़ तो यही दे रहे हैं, 130 करोड़। वैष्णो देवी मंदिर, इनकी कमाई है 500 करोड़ सालाना। ये भी अगर टैक्स दे रहे हैं तो आप सोचिए कि कितना पैसा दे रहे हैं। सिद्धि विनायक 100 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा। ये तो कुछ बता रहा हूं। तो जो लोग हमेशा शुरू हो जाते हैं
कि भाई मंदिर के निर्माण में पैसा लग रहा है। भैया मंदिर निर्माण में पैसा लग रहा है तो मंदिरों का ही पैसा लग रहा है। इसके अलावा यह भी ध्यान देना चाहिए कि देश में धार्मिक यात्रा पर सालाना खर्च 4,74,000 करोड़ रुपए और देश में रिलीजियस इकोनॉमी 3 लाख करोड़ रुपए है, जीडीपी का 2% से ज्यादा। यानी मंदिरों पर अगर खर्च हो रहा है तो यह सिर्फ संस्कृति और धर्म की बात नहीं है, यह अर्थव्यवस्था की भी बात है, जिसे महुआ मोइत्रा जैसे लोग समझना नहीं चाहते। अच्छा, जिन लोगों को मंदिर के किसी प्रोजेक्ट पर टैक्स पेयर के पैसे खर्च होने की चिंता हो रही है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हज सब्सिडी के नाम पर पहले की सरकारें जो खर्च करती थी वो किसका पैसा था। हज सब्सिडी पे पैसा जाता था तो वो क्या आसमान से गिरता था कि आज बारिश हुई है ये पैसा उठा लो, ये हज सब्सिडी के लिए जाए। सरकारें जो इफ्तार पार्टियां करती थी या करती हैं, वो क्या नेता अपनी जेब से निकालते गए, सुनो वो तकिए के नीचे से पैसा निकाल के देना, इफ्तारी पार्टी करनी है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। महुआ मोइत्रा से पूछे कोई कि टैक्स पेयर के पैसे की इतनी चिंता है, 2012 से 2012 ममता सरकार बंगाल के अंदर 2012 से 30,000 इमाम, इनको 2,500 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है। 2,500 रुपया पर मंथ, 30,000 इमाम, यानी 90 करोड़ रुपया सालाना इमामों को दिया जा रहा है बंगाल के अंदर। 2012 से 90 करोड़ रुपया सालाना, 10 साल हो गए तो 900 करोड़ रुपया। अब कोई पूछे ये टैक्स पेयर के पैसे से नहीं जा रहा है क्या, ये कहां से जाता है, इस पे तो कोई सवाल नहीं उठाता। 2016 में ममता बनर्जी ने 3,000 लोगों के रहने के लिए इंतजाम किए, 12 मंजिला हज हाउस 100 करोड़ रुपए में बनवाया। 100 करोड़, ये हज हाउस का 100 करोड़ रुपया कहां से आया? ये टैक्स पेयर का पैसा नहीं था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को राम मंदिर निर्माण में सूर्य की रोशनी को गर्भगृह तक पहुंचाने में बहुत आपत्ति। बचकाना है, अपमानजनक है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो महुआ मोइत्रा इस तकनीक को समझ नहीं पा रही, या दूसरा राजनीतिक विरोध के दबाव में ये सब कुछ देखना नहीं चाहते। भाई ये सब कुछ अगर अपमानजनक है तो हमारे देश में सैकड़ों वर्ष पहले बनाए गए जंतर मंतर क्या है? कोई बोलेगा अरे जंतर मंतर क्या बना है, वो तो बड़ा शानदार लगता है इन लोगों को। जंतर मंतर को वास्तुकला और खगोल विज्ञान की सबसे प्राचीन ऑब्जर्वेटरीज यानी वेधशाला कहा जाता है। खगोलीय घटनाक्रम को समझने के लिए उस जमाने में 5 जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में बनाए गए। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी जंतर मंतर का महत्व समझते हैं। सैकड़ों साल पहले भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि पृथ्वी की सूर्य से चंद्रमा से कितनी दूरी, कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्रग्रहण लगेगा। इसकी जानकारी भारत से पूछी जाती थी। महुआ मोइत्रा जैसे लोग होते, कहते अरे टैक्स पेयर का पैसा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। चूंकि भारत के खगोल शास्त्र और आध्यात्मिक शक्ति का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, इसलिए महुआ मोइत्रा जैसे नेता इसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। सूर्य की रोशनी अगर रामलला पर पड़े और इस प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक काम करें तो यह अपमानजनक है, लेकिन अगर चांद की रोशनी ताजमहल पर पड़े, प्यार की निशानी एकदम चमचमा जाती। हर महीने 5 दिन चांद की रोशनी में ताजमहल के दीदार करने के लिए ताजमहल को रात में खोला जाता है। रात 8:30 बजे से 12:30 बजे तक आप 510 रुपए देकर चांदनी रात में ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। वैसे 250 लगता है, लेकिन चांदनी रात में ताजमहल देखना है तो डबल पैसा। एक समय ऐसा भी है जब ताजमहल में मौजूद शाहजहां और मुमताज की कब्र पर पानी की बूंद टपकती थी। इसके पीछे भी पूरा विज्ञान था। ताजमहल की नींव में लकड़ियों की नमी और इमारत पर सूर्य की तेज रोशनी से भाप बन जाती थी, जिसे पानी की बूंदें टपकती थी, लेकिन इसे यह कहकर प्रचारित किया गया कि दोनों की याद में आंसू गिरा करते हैं। बाद में यह सब बंद कर दिया गया, इसलिए अब ऐसा नहीं दिखाई देता। वैसे चांद की रोशनी में ताजमहल के दीदार में कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपत्ति इस बात में है कि रामलला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी देखना, यह लोगों को अपमानजनक, नासमझी, बेकार की बातें, पैसा खर्च करना, यह क्यों लगने लगा।
यह समझ में नहीं आता। मुगल कुछ बना के चले गए तो यहां कटवा ले, छिलवा ले, लिखवा ले लोग अपने दिल में क्या ताजमहल बनाए। और आज की डेट में अगर रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक हो जाए है फालतू की बात, ये टेंशन और ये दिक्कत की बात। लेकिन इस दिक्कत से नरेंद्र मोदी तो रुकते नहीं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बनेगा और रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक तो होगा। आपको मुझे लगा कि यह सब बता देना चाहिए ताकि जानकारी आपकी क्लियर रहे। पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास, और इसमें नेहरू का वो चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे जब चीन कब्जा कर रहा था तो नेहरू चावल खिला रहे थे। नेहरू ने चीन को वो कौन सा हथियार गिफ्ट में दिया जिसका इस्तेमाल आज भी चीन भारत के खिलाफ करता है। पाठशाला में कल मैंने आपको 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में बताया था, किस तरह से नेहरू की गलतियों के कारण भारत युद्ध हारा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल, सेना और विपक्षी नेताओं की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण भारत की शर्मनाक हार हुई। 1962 में चीन से हार के कई विलेन थे, आज उनके बारे में आपको बताऊंगा जैसे मैंने वादा किया था। यह चैप्टर 2 है कि कैसे तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन मनमाने अंदाज में काम कर रहे थे। नेहरू ने संसद में भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर कहा था कि सेना बेहतर स्थिति में है, जबकि जवानों के पास हथियार, रसद, यहां तक कि जूते तक नहीं। आज इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं उस हथियार के बारे में जो एक तरीके से चीन को खुद नेहरू जी ने दिया, और वो वैसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आज भी चीन भारत के खिलाफ कर रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा चीन को हथियार नेहरू जी ने कैसे दिया, सुनिए उसके बारे में। 1962 के युद्ध में हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नेहरू की थी, क्योंकि नेहरू ने चीन पर भरोसा करके 10 साल गवा दिए। चीन से लड़ने में खुद को ताकतवर बनाने की जगह पर नेहरू चीन के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। आपको आज जब बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि नेहरू जी को चीन से इतना प्रेम क्यों। लेखक एमजे अकबर ने कुछ साल पहले अपने एक लेख लिखा, और इसका जिक्र और जगह भी आपको मिल जाएगा, कि 1950 में जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया तो अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी कहते हैं, जिसमें भारत परमानेंट सीट के लिए आज पूरी कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए। उस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका चाहता था तब कि चीन की जगह भारत को दे दी जाए। मतलब भारत 1950 में ही यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता था, उसके झोली में आ रहा था यह मौका। इसको लेकर अगस्त 1950 में नेहरू की छोटी बहन और अमेरिका में भारत की तत्कालीन राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी सीक्रेट। विजय लक्ष्मी पंडित ने इस चिट्ठी में लिखा कि अमेरिका चाहता है चीन को हटाकर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया। लेकिन नेहरू ने अपनी बहन को सीक्रेट जवाब दिया कि चीन को हटाकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का जगह लेना हर लिहाज से बुरा है। नेहरू ने कहा कि यह चीन से सीधा टकराव होगा और इससे हमारे और चीन के बीच रिश्तों में असर पड़ेगा। सोचिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से भारत की पावर कितनी बढ़ जाती, और नेहरू जी इस बात की चिंता कर रहे थे कि चीन मेरा दोस्त मेरे से नाराज हो जाएगा, और वहां चीन तैयारी कर रहा था भारत को रगड़ने की, भारत पर हमला करने की। नेहरू चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे, और इसलिए कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को सीट देने के लिए भारत कहता रहेगा। मतलब खुद नहीं लेंगे और यह भी कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, चीन को दे दो, हमको नहीं चाहिए, चीन को दे दो। यह नेहरू जी कर रहे थे। अपने पास सुनहरा मौका 1950 में खुद चलकर आया। अमेरिका कह रहा है भारत को यूएनएससी परमानेंट मेंबर बना दो, नेहरू जी कह रहे ना हमको ना दो, नेहरू को चीन को दे दो। क्या किया। और आज की डेट में कांग्रेस पार्टी कहती है कि पीएम मोदी को डर लगता है चीन से आंख मिलाने। अरे क्या नेहरू जी कर रहे थे और आप आज ये कह रहे हो। यह बात नेहरू ने काफी अरसे तक सीक्रेट रखी कि उन्होंने अमेरिका के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया।
क्योंकि अगर वो ये बात बताते तो कई लोग विरोध करते कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली ने कहा था कि कश्मीर और चीन के मामले में गलतियों के लिए एक ही इंसान जिम्मेदार है। अरुण जेटली जी ने नेहरू के उस लेटर का जिक्र किया जो उन्होंने 2 अगस्त 1955 को देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था और यह कहा था कि अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, भारत को शामिल हो जाना चाहिए, चीन को नहीं। लेकिन चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं लेना चाहिए और चीन की जगह पर भारत को सुरक्षा परिषद में आना चाहिए। लेकिन नेहरू ने कहा कि हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसका मतलब होगा कि चीन के साथ संबंध खराब करना और सुरक्षा परिषद में चीन जैसे महान देश का न होना चीन के साथ अन्यायपूर्ण होगा। यहां भारत को मौका मिल रहा था और नेहरू जी तराजू लेकर घूम रहे थे कि चीन के साथ अन्यायपूर्ण क्या होगा। कई लोग तो ये कहते हैं इसका मतलब फिर डर रहे थे आप कि चीन नाराज हो गया तो क्या होगा। अरे चीन नाराज हो गया तो क्या, भारत का हित पहले था कि चीन का हित पहले था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 1950 में आ गया होता तो सोचिए आज भारत कहां कितना पावरफुल होता, वीटो पावर होती भारत के पास। और वो वीटो पावर चीन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करता है दुनिया में आपको पता है। आज भारत अपनी स्थिति में है कि भाई ये रूस के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, हम अपना स्टैंड लेंगे। लेकिन आप यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के अगर आप यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होते तो सोचिए आपकी ताकत और क्या होती। अमेरिका के ऑफर के बाद, अच्छा एक मौका नहीं गया, दूसरा कब आया? अमेरिका के ऑफर के बाद 1955 में सोवियत संघ ने भी यूएन में भारत को स्थायी सीट देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन नेहरू के जीवनीकार सर्वपल्ली गोपाल ने लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि यूएन में चीन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आदमी माथा पीट ले, एक नहीं 2 बार गोदी में आके गिर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाओ, परमानेंट मेंबर। और नेहरू जी कह रहे हैं नहीं, मेरा दोस्त चीन बनेगा। और चीन हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। सोचिए अगर नेहरू ने ऐसा ना किया होता तो भारत की यूएन में स्थायी सीट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो आज भारत के पास यूएन में वीटो पावर होती। जबकि नेहरू ने यह वीटो पावर एक ऐसे देश को दिया, चीन को, जो बाद में हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की यूएन में लाइफलाइन बन गई। सिक्योरिटी काउंसिल की यह परमानेंट सीट वो हथियार है जो एक तरीके से नेहरू जी ने उठाकर चीन को दिया लो, और वो हथियार आज भी चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। आज वही चीन यूएन में हमारी स्थायी सीट के दावे में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है, जिसको नेहरू जी कहते थे ना हमको नहीं, चीन को दे। नेहरू ने चीन का तुष्टीकरण करने में इंतहा कर दी। इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं। एक इतिहासकार हैं क्लाउड आरपी, जो तिब्बत के मामलों के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने तिब्बत को लेकर कई किताबें लिखी। उन्होंने अपनी किताब विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन, इंडिया तिब्बत रिलेशंस में दावा किया है कि 1950 के दशक की शुरुआत में तिब्बत पर हमले के बाद वहां तैनात चाइनीज सैनिकों को जब खाने की कमी पड़ गई तो भारत से चावल पहुंचाया गया। चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था और नेहरू जी का भारत चावल परोस रहा था। चीन की सरकार ने तिब्बत में अपने सैनिकों के लिए भारत से 10,000 टन अनाज मांगा और नेहरू करीब 3,000 टन चावल भेजने पर राजी हो गए। नेहरू की चावल डिप्लोमेसी करीब 4 साल तक चलती रही। इसके बाद चीन ने तिब्बत में सीधा अपना अनाज सप्लाई सुनिश्चित कर लिया। फिर कहा ना जरूरत है, जाओ, भारत की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन सोचिए अगर वो चावल भारत ने न दिया होता तो तिब्बत की स्थिति आज क्या होती। और चीन कब्जा कर रहा है और नेहरू जी चावल खिला रहे। क्या दोस्ती। नेहरू की चीन नीति उनके करीबी लोगों के इशारे पर चल रही। इनमें से एक व्यक्ति थे के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर इतिहासकार थे जो बाद में डिप्लोमेट बन गए। वो 1950 में चीन के राजदूत थे जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया था। के.एम. पणिक्कर के बारे में इतिहासकार क्लाउड आरपी ने लिखा है कि कम्युनिस्टों के चीन पर कब्जे के पहले और बाद में दोनों शासन में के.एम. पणिक्कर ही चीन में भारत के राजदूत बने रहे। जबकि ऐसी परिस्थितियों में, यानी जब शासक बदल जाता है तो सामान्य तौर पर राजदूत भी बदल दिया जाता है।
लेकिन नेहरू की कृपा से केएम पणिक्कर राजदूत बने रह गए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा गया है कि मई 1950 में पणिक्कर को तत्कालीन चीन के शासक माओ से मिलने का मौका मिला और माओ से मीटिंग के बाद पणिक्कर ने बताया कि माओ बहुत दयालु है, उनकी आंखों में करुणा झलकती है, आंखों और चेहरे पर कोई निर्दयता नहीं है। पणिक्कर को माओ बिल्कुल अपने बॉस नेहरू की तरह लगते थे। नेहरू और माओ दोनों को उन्होंने मानवतावादी बता दिया। लेकिन अब आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस माओ को पणिक्कर बहुत दयालु, मानवतावादी, नेहरू जैसा बता रहे थे, पणिक्कर की मीटिंग के 5 महीने बाद अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो वो दयालु माओ तिब्बत पर कब्जा कर रहा था। नेहरू के प्रिय राजदूत पणिक्कर को तिब्बत पर चीन के हमले की खबर भी ऑल इंडिया रेडियो से मिली। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि तिब्बत पर चीन के हमले के कुछ दिन बाद संसद में नेहरू ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट के दूसरे सदस्य सरकार के सख्त स्टैंड लेने के पक्ष में, जैसे सरदार पटेल, जो मानते थे कि चीन ने राजदूत पणिक्कर को मूर्ख बनाया है बॉस, और राजदूत पणिक्कर को झूठे भरोसे में फंसाया, जिससे राजदूत पणिक्कर ने चीन के तिब्बत पर हमला करने वाली योजनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को चिट्ठी लिखी कि अब जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया तो भारत को सावधान हो जाना चाहिए। यहां तो हम चावल खिला रहे थे, कहां ही सावधान हो। लेकिन नेहरू ने उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जिन्होंने चीन के मामले में हमें डुबा दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम वीके कृष्ण मेनन का है। वीके कृष्ण मेनन नेहरू के पुराने दोस्त थे। वो यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे। नेहरू उन्हें डिप्लोमेटिक ड्यूटी से हटाकर अपनी कैबिनेट में लाए। 1957 में उन्हें नेहरू ने रक्षा मंत्री बनाया। वो नेहरू के बाद उस वक्त सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते। मेनन ने रक्षा मंत्री बनते ही उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया से टकराव शुरू कर दिया। जनरल थिमैया कर्नाटक के कुर्ग के रहने वाले, शानदार करियर, उन्हें सेना में हीरो की तरह देखा जाता। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में सिंगापुर में लड़ाई लड़ी। फिर आजादी के बाद कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों को उन्होंने मारा। कोरिया युद्ध में उन्होंने यूएन की टीम का नेतृत्व किया। यह उनका अनुभव था। जनरल थिमैया के नेतृत्व का चीन और अमेरिका भी कायल था। लेकिन 1957 में जनरल थिमैया को देश का तीसरा आर्मी चीफ नियुक्त किया गया। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन अपने ही आर्मी चीफ जनरल थिमैया से भिड़ गए। जनरल थिमैया का मानना था कि चीन के साथ संभावित टकराव को देखते हुए उनकी सेना को चीन के मोर्चे पर ज्यादा तैयार रहना चाहिए, जैसा पटेल साहब भी कह रहे थे। जबकि वीके कृष्ण मेनन का कहना था कि असली खतरा पाकिस्तान की तरफ से, जहां ज्यादा फौज रहनी चाहिए। फौजी जिसका इतना अनुभव है वो कह रहा है चीन से सतर्क हो जाइए, और वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री कह रहे हैं ना आप पाकिस्तान की तरफ देखिए। जनरल थिमैया भारतीय सेना के हथियार और उपकरण से चिंतित थे, जो .303 इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल कर रही थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होता था। थिमैया का मानना था कि भारत को उस वक्त की आधुनिक बेल्जियन FN-4 ऑटोमेटिक राइफल का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन वीके कृष्ण मेनन ने गुस्से में कह दिया कि वो देश में नेटो देशों के हथियार नहीं रखेंगे। इसी बीच सेना के एक अधिकारी की नियुक्ति में तत्कालीन रक्षा मंत्री और तत्कालीन आर्मी चीफ का टकराव चरम पर पहुंच गया। वीके कृष्ण मेनन ने लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर 12 सीनियर अधिकारी की अनदेखी करके BM कॉल नाम के अधिकारी को अपॉइंट कर दिया। BM कॉल से वीके कृष्ण मेनन बहुत प्रभावित थे और BM कॉल की नेहरू से भी जान पहचान थी। लेकिन जनरल थिमैया का मानना था कि कॉल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो सर्विस कोर में रहे, इसलिए कॉल की नियुक्ति ठीक नहीं। तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के फैसलों के विरोध में आर्मी चीफ जनरल थिमैया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। पेशकश इस्तीफे की, लो रखो इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं ये फैसला मंजूर। जनरल थिमैया ने 31 अगस्त 1959 को नेहरू को चिट्ठी लिखी कि मौजूदा रक्षा मंत्री के रहते उनका काम करना नामुमकिन है। थिमैया ने नेहरू को लिखा कि मौजूदा परिस्थितियां उन्हें अनुमति नहीं देती कि वो आर्मी चीफ के अपने पद पर बने रहें। जनरल थिमैया के इस्तीफे की खबर लीक हो गई, तूफान आ गया।
संसद में जनरल थिमैया के मामले पर बहस हुई। कुछ वामपंथियों ने कहा कि थिमैया का कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। वीके कृष्ण मेनन के समर्थन वाले प्रेस ने थिमैया को अमेरिकन लॉबी के हाथों में खेलने वाला हथियार बता दिया। लेकिन मीडिया और नेताओं के एक वर्ग ने कहा कि जनरल थिमैया नहीं, मेनन को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्री सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं और उच्च स्तर पर उन अधिकारियों को बढ़ा रहे हैं जो रक्षा मंत्री के व्यक्तिगत तौर पर वफादार हैं। इस बहस के बाद नेहरू ने थिमैया को 2 बार बुलाया और उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया। हालांकि थिमैया ने जो कहा उसे माना नहीं गया और रक्षा मामलों में वीके कृष्ण मेनन की ही चलती रही। 1961 में जनरल थिमैया के रिटायरमेंट के 15 महीने बाद ही चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया और इससे साबित हो गया कि जनरल थिमैया सही थे। लेकिन नेहरू जी ने अपने रक्षा मंत्री की सुनी, उस लंबे अनुभवी जनरल थिमैया की सुन लिए होते, पटेल साहब की सुन लिए होते, तो चीन से बच गए होते। अगर नेहरू चाहते तो उसी वक्त वीके कृष्ण मेनन को हटा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीके कृष्ण मेनन मनमाने फैसले करते जा रहे थे और जब युद्ध शुरू हुआ तब भी यही दिख रहा था। अक्टूबर नवंबर 1962 में युद्ध से पहले ही जून जुलाई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें बहुत ज्यादा हो चुकी थी। टकराव के बीच भारतीय सेना ने कई जगहों पर कई हफ्ते तक चीन के सैनिकों को सामने सामने रोके रखा। लेकिन अक्टूबर 1962 में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह को हटाकर उनकी जगह पर कोर कमांडर के तौर पर दिल्ली से बीएम कॉल को भेजा गया। बीएम कॉल ने दिल्ली से आकर उस वक्त के एनईएफए यानी अरुणाचल प्रदेश में कमान संभाली। बीएम कॉल सेना को भरोसा दे रहे थे कि दिल्ली से सेना को सप्लाई आ जाएगी, इसलिए सेना को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सेना की टुकड़ियों के पास कई जगहों पर सिर्फ हल्के हथियार थे, 3-4 दिन का राशन था, न रॉकेट लॉन्चर था, न मोटार था, सिर्फ बीएम कॉल के वादे थे। इसी बीच बीएम कॉल, जिन्होंने 3 अक्टूबर 1962 को दिल्ली से आकर कमान संभाली, 18 अक्टूबर को बीमार पड़ गए। 18 अक्टूबर 1962 को बीएम कॉल को अचानक सीने में दर्द हुआ, उन्हें दिल्ली ले आया गया। महत्वपूर्ण समय पर 5 दिन तक उनकी कोर नेतृत्व विहीन रही और इसी बीच चीन के सैनिक तवांग तक आ गए। जब 1962 के युद्ध में चीन से हार के बाद बीएम कॉल ने रिटायरमेंट ले लिया और तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन को नेहरू ने बर्खास्त कर दिया। कब? हारने के बाद। यहां आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि नेहरू ने चीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने का जो रास्ता दिया, उसने चीन को कितनी ताकत दी और इस ताकत का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है। यूएनएससी में चीन के पास वीटो पावर होने की वजह से चीन बार बार पाकिस्तान के खतरनाक आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट में डालने से रोक देता है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के कम से कम 5 आतंकवादी को चीन ने यूएन में ब्लैकलिस्ट होने से बचाया। आज भारत यूएनएससी का सदस्य होता, परमानेंट सदस्य होता, तो पाकिस्तान के ये आतंकी बच नहीं पाते, पाकिस्तान को फंडिंग रुक जाती। लेकिन नेहरू जी ने कहा, हमको नहीं, चीन को दे दो यूएनएससी की सीट। इसी सीरीज में अभी खत्म नहीं हुआ ये ब्लंडर्स का सिलसिला। इसी सीरीज में आपको कल बताऊंगा कि कैसे भारतीय सेना 1962 के युद्ध में संसाधन न होने के बावजूद बहादुरी से लड़ रही और कैसे 1962 का युद्ध भारतीय सेना की नहीं बल्कि उस वक्त के राजनीतिक नेतृत्व की हार थी। अभी उसका और हिस्सा बताना बाकी। लेकिन पाठशाला में अब हेल्थ की क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि सबको पानी पिला देने वाला पानी पीकर कैसे मर गया और क्या ज्यादा पानी पीने से मौत भी हो सकती। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन ज्यादा पानी पीने से मौत भी हो सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। यह समझने के लिए आपको दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट आइकॉन और हॉलीवुड एक्टर ब्रूस ली की मौत के बारे में जानना होगा। ब्रूस ली की मौत कैसे हुई, पिछले 50 सालों से यह राज ही था। ब्रूस ली नहीं सुना है, जू जा जू करके कितना वीडियो ब्रूस ली का घूमता है, लेकिन उस जू जा जू वाले को किसने मारा यह पता ही नहीं चलता था, कैसे मौत हुई पता नहीं चलता। ब्रूस ली की मौत को लेकर अलग अलग बातें चलती रहती थी, लेकिन अब ब्रूस ली की मौत की थ्योरी सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली है। अब तक ब्रूस ली की मौत को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज चल रही हैं।
जैसे पारिवारिक श्राप के कारण ब्रूस ली की मौत हो गई। पारिवारिक श्राप के कारण चाइनीज, इटालियन और अमेरिकन माफिया ने पैसों के लिए ब्रूस ली की हत्या कर दी। ब्रूस ली का किसी महिला से अफेयर चल रहा था, जिसके कारण उनकी पत्नी ने ही ब्रूस ली को जहर दे दिया, यह भी कहानी चलती। ब्रूस ली नशे के आदी थे और ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई, यह भी कहानी चलती। हीट स्ट्रोक के कारण ब्रूस ली की मौत हो गई, यह भी कुछ लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मिर्गी के कारण ब्रूस ली की मौत हो गई। मतलब 10 तरह की कहानी चलती। लेकिन हाल में स्पेन में किडनी स्पेशलिस्ट के एक ग्रुप ने ब्रूस ली की मौत का कारण पता लगाने के लिए एक स्टडी की, जिसने बताया कि ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने से हो गई थी। यह स्टडी क्लिनिकल किडनी जर्नल के दिसंबर 2022 एडिशन में पब्लिश हुई। स्टडी के मुताबिक ब्रूस ली की मौत किडनी की विशेष बीमारी के कारण हुई थी। इस बीमारी में शरीर में पानी का असंतुलन हो जाता है, यानी जितना पानी शरीर में जा रहा है उतना पानी शरीर से निकल नहीं रहा है। इसके कारण हाइपोनाट्रेमिया हो जाता है। हाइपोनाट्रेमिया के कारण बॉडी में मौजूद सोडियम, नमक, पानी में घुलने लगता है, जिसके कारण ब्रेन सेल्स जो होते हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, उनमें सूजन आ जाती है और कुछ ही घंटों में मौत हो जाती है। ब्रूस ली की ऑटोप्सी में पाया गया कि उनके दिमाग का वजन 1575 ग्राम हो गया, जबकि सामान्य तौर पर दिमाग का वजन 1400 ग्राम रहता है। तो मतलब 175 ग्राम दिमाग का वजन बढ़ा हुआ था। तो इन लोगों ने स्टडी की कि दिमाग का कैसे बढ़ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि जो अपने आर्ट से बड़ों को पानी पिला देता था, वो पानी पीने की वजह से मर गया, ज्यादा पानी पी लिया। ब्रूस ली का एक मशहूर कोट है, बी वाटर माई फ्रेंड, यानी पानी की तरह बनो मेरे दोस्त। मतलब उसका कहने का मतलब था कि जिस जगह रहो उसका शेप ले लो, लेकिन इसी पानी ने ब्रूस ली की जान ले ली। ब्रूस ली अमेरिकी मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर थे। हॉलीवुड में मार्शल आर्ट, कुंग फू को ब्रूस ली ने ही पॉपुलर किया। ब्रूस ली ने कई मार्शल आर्ट वाली फिल्मों में काम किया, जिसके कारण वो दुनिया भर में यूथ के बीच लोकप्रिय हो गए। आज भी कोई चैनल पर ब्रूस ली की फिल्म आती है तो लोग रुक जाते, देखने लगते हैं। और ब्रूस ली की खासियत थी उनकी स्पीड, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सोचिए, यह व्यक्ति ज्यादा पानी पीने से मर गया, यह कहा जा रहा है। यह वीडियो 1967 के वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप का है। इस चैंपियनशिप में ब्रूस ली ने अपनी स्पीड दिखाई। इस वीडियो में ब्रूस ली उस समय के कराटे वर्ल्ड चैंपियन विक मूर के सामने खड़े हैं। विक मूर ने ब्रूस ली को चैलेंज किया था कि वो अपनी स्पीड दिखाएंगे, जिसके बाद ब्रूस ली ने विक मूर को पंच किया। रिएक्ट कर पाते उससे पहले ब्रूस ली ने हाथ वापस ले लिए, अपनी पोजीशन में आ चुके थे। यह थी ब्रूस ली की स्पीड, जिसे कोई पकड़ ही नहीं पाता था। मतलब सामने वाले को मार के हाथ वापस आ गया, तब उसको पता चल रहा है कि लग गया। इसके अलावा 1962 में ब्रूस ली ने एक फाइट के दौरान अपने विपक्षी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15 पंच और एक किक जड़ दिया, वो भी सिर्फ 11 सेकंड। ब्रूस ली की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट को धीरे करना पड़ता था। कि मतलब धीरे शूट करो, इतना फास्ट कि आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, ताकि दर्शकों को यह महसूस ना हो कि वो नकली एक्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि एक आम इंसान के लिए इतनी तेजी से पंच या किक मारना मुमकिन ही नहीं था। कहा जाता है कि ब्रूस ली अपनी उंगलियों से कोल्ड ड्रिंक्स के कैन में छेद कर देते, छेद कैन में, वो नहीं, ऊपर से तो खुल ही जाता है, कैन में साइड से छेद, इतना तेज मारे छेद हो गया। और वीडियो है जिसमें ब्रूस ली अपने 1 इंच पंच की ताकत दिखा रहे हैं। ब्रूस ली के सामने जो लेविस खड़े हैं, जो उस समय वर्ल्ड कराटे चैंपियन थे। ब्रूस ली ने 1 इंच की दूरी से, इतना, बस इतना, 1 इंच की दूरी से जो लेविस को पंच मारा, तो 2 फीट दूर जाकर कुर्सी पर आदमी गिर रहा है। ये देख रहे हैं? एक इतना पावर भी तो जनरेट होना चाहिए ना, जगह ही नहीं है इतना मारे। और इतना में तो आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा भारी चीज 5 किलो का डंबल गिरा दीजिए दूर तक, वो नहीं हो पाएगा। वहां आदमी 50-60 किलो। भाई ब्रूस ली ऐसे काम करते थे जिसके कारण उनको सुपर ह्यूमन कहा जाता था। ब्रूस ली 1940 में पैदा हुए और 32 साल की उम्र में 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में उनका निधन हो गया। दुनिया हैरान थी कि कैसे मर गए भाई, 32 साल तो उम्र। तो फिर वही सब बातें हुई जो अभी आपको बता रहा था, कैसे हो गया, वैसे हो गया, पत्नी ने मार दिया तो मिर्गी पड़ गया। ये ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने से कैसे हो गई, इसके बारे में भी स्टडीज में बताया गया।
जिसके मुताबिक ब्रूस ली की लाइफस्टाइल ऐसी थी जिसके कारण वो ज्यादा पानी का सेवन करते थे। ब्रूस ली अ लाइफ किताब लिखने वाली मैथ्यू पॉली के मुताबिक ब्रूस ली बहुत ज्यादा नशा करते थे, जिसमें गांजा, भांग और शराब शामिल। भांग और गांजे का सेवन करने के बाद ब्रूस ली बहुत ज्यादा पानी पीते थे। जीवन के आखिरी महीनों में ब्रूस ली शराब बहुत ज्यादा पीने लगे थे। ब्रूस ली एक दिन में 10 से 20 छोटी बोतल शराब की पी जाते थे। शराब पीने के बाद ब्रूस ली को प्यास लगती थी और इस कारण पानी ज्यादा पीते थे। इसके अलावा ब्रूस ली फ्लूइड बेस्ड डाइट पर थे। ब्रूस ली सेब और गाजर का जूस पीते थे। उन्होंने ठोस भोजन करना लगभग बंद कर दिया। लाइफस्टाइल और फ्लूइड बेस्ड डाइट के कारण ब्रूस ली के शरीर में पानी की मात्रा सामान्य से ज्यादा होने लगी और इसी कारण उनकी जान चली। जिस दिन ब्रूस ली की मौत हुई उस दिन भी कहा जाता है कि वो नशे में। ब्रूस ली की किडनी शरीर में पानी का बैलेंस नहीं बना पा रही, जिस कारण हाइपोनाट्रेमिया की कंडीशन पैदा हुई। थोड़ा सा हाइपोनाट्रेमिया के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि अकेले ब्रूस ली को हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमको आपको भी हो सकता है। अस्पताल में भर्ती 40% मरीजों को हाइपोनाट्रेमिया हो सकता है। 26% बुजुर्ग मरीज हाइपोनाट्रेमिया की शिकायत अनुभव करते हैं। आसान भाषा में इसे ओवर हाइड्रेशन कहा जा सकता है, जिसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा पानी पी लेना। इंसानी शरीर में 60% पानी ऑलरेडी होता है और उसके बाद ज्यादा पानी पीने से हाइपोनाट्रेमिया हो सकता है। इसके कारण कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे बार बार टॉयलेट जाएंगे आप, सिर में दर्द होगा, हाथ पैर में सूजन हो सकती है, लगातार थकान लगेगी, उल्टी होगी, कार्डियक अरेस्ट का खतरा रहता है, कोमा में भी जाने का खतरा रहता है। हमारी किडनी एक दिन यानी 24 घंटे में 20 से 28 लीटर पानी फिल्टर कर सकती है। तो अब किसी इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए, यह बॉडी वेट पर निर्भर करता है। हर 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। यानी अगर शरीर का वजन 70 किलो है तो दिन में 3.5 लीटर पानी चाहिए। कई डॉक्टर्स का कहना है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा पानी की जरूरत अलग अलग फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे लाइफस्टाइल, खान पान, जलवायु, तापमान, एक्टिवनेस और महिलाओं में प्रेगनेंसी। तो इसलिए यह नहीं कि अरे पानी पीना अच्छी चीज है तो जितना मन पिए जा, उसमें भी अति किसी भी चीज की खराब होती है ना। चीजें बज गई घंटी, तो आप कल मिलिए 8:50 में, थोड़ा पानी तो मैं भी पी लूं, इतनी देर से बोल रहा हूं। नमस्कार।